निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। देखिए होता क्या है, सारी चीजें हैं वो हमें कैसे रिएक्ट करती हैं, पर्यावरण हमारी बॉडी को कैसे रिएक्ट करता है, इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है। आज कोरोना की इतनी जानकारी दी जा रही है और तो और आपको किसी को आप फोन कर रहे हैं तो उसकी कॉलर टून पर पूरा बताया जा रहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए घर से जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें, 2 गज की दूरी बना के रखें किसी से अगर निकलना भी है तो, और हाथ धोएं बार बार अगर बाहर से टच करके आए। ये सारी एडवाइजरी जारी कर रखी है, तो इसकी जानकारी अगर हमें है तो हम कुछ सतर्क होकर चल रहे हैं, कुछ पूरा नहीं। आज देख लो मार्केट का माहौल। इसी तरह से इन्वायरमेंट और हेल्थ दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। पर्यावरण से तात्पर्य है, पहले हम पर्यावरण का अर्थ समझते हैं कि पर्यावरण क्या है, उसके बाद मैं हेल्थ से जोड़ूंगा इसको। किसी भी जीव अथवा जीव समूह के चारों ओर विद्यमान वे सारी वस्तुएं, पदार्थ, घटनाएं जो उन पर कोई ना कोई प्रभाव डालती हैं, वे संयुक्त रूप से एक वातावरण तैयार करती हैं, अर्थात पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण से तात्पर्य पृथ्वी के समस्त जीवधारियों, सारे प्राणियों एवं वनस्पतियों का संयुक्त जीवन, जिसे जैव मंडल कहते हैं, इससे जो वातावरण तैयार होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। यानी पर्यावरण एक तरह से हमारे चारों ओर जिस तरह की, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे हवा है, पानी है, वो सारी चीजें हमें रिएक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। उससे हमारी हेल्थ, हमारा मेंटली, हमारा फिजिकली डेवलपमेंट, हमारी मेंटली से में ही आ जाएगा, हमारी सोच, सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं, उस पर्यावरण को। किस तरह के एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, वातावरण कैसा है। आज चाहे हम पढ़ने, आज ऐसा कहते हैं कि जो सीलन भरे कमरे हैं, अब वो सीलन भरा कमरा एज ए पर्यावरण, उनमें कोरोना ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा वेंटिलेशन हो, हवादार कमरे हो तो ऑक्सीजन अच्छे से आएगी, आपको घुटन महसूस नहीं होगी। मैं मोस्टली कोरोना भी है, मैं कोरोना बार बार इसलिए कर रहा हूं कि ये समसामयिकी है, प्रेजेंट में सारी चीजें इसी पे घूम रही है और आप और हम जो आज इस तरह से बातें कर रहे हैं वो भी इसी का परिणाम है। तो खैर अवेयर भी हो रहे हैं इससे, दूसरा ये हमारे हिस्सा भी है और एग्जाम्पल इसीलिए मैं इसको ज्यादा दे रहा हूं। तो हमारे जो इर्द गिर्द पर्यावरण है, अब चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे जीव है, जंतु हैं, वनस्पति हैं, ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हैं। अब बात आती है कि ये पर्यावरण अगर शुद्ध है तो हमारे लिए इसके क्या परिणाम है, और ये अगर पर्यावरण में अशुद्धि है, प्रदूषित है, तो हमारे लिए क्या कमियां हैं, क्या नुकसान है। वो सारी जानकारी करने के बाद हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक, तो शिक्षा के अंतर्गत हम हेल्थ के जो शिक्षा देते हैं, शारीरिक शिक्षा जो है, तो हम इसके साथ में पर्यावरण को जोड़ के चलते हैं। पर्यावरण को जोड़ने से तात्पर्य है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई अरे लाइट और गई। हम पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जहां हमें यह मालूम चल रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारे इर्द गिर्द है, जो वनस्पतियां हैं, जो बाह्य आपके नजदीक में वस्तुएं हैं, ये सारी चीजें पर्यावरण का हिस्सा है। अब जब हम बात करते हैं पर्यावरण के साथ हमारा जीवन है, आज सूर्य की इंपॉर्टेंस इतनी है, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है, जो हमें दिखाई दे हमारे भूमंडल के, इसी के साथ में जुड़ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। पारिस्थितिकी तंत्र नाम सुना होगा, इकोलॉजी सिस्टम। प्रकृति ने इस तरह का एक सिस्टम बनाया है जिसमें
एक चक्र बनाया है। चक्र से तात्पर्य है कोई चीज शुरू में किसान पैदा करता है, जैसे घास पैदा की या गेहूं बोए, अब घास के लिए छोटे जीव के लिए खरगोश बनाए, चूहे बनाए, खरगोश और चूहे को खाने के लिए बिल्ली बनाई, बिल्ली को खाने के लिए कुत्ते बनाए, कुत्ते के खाने के लिए शेर, शेर के परेशान पकड़ने के लिए इंसान बनाया। यानी एक दूसरे के लिए नष्ट करने को, उनको दबाव बनाने के लिए ऊपर शिकंजा कसा, तभी तो जाके किसी चीज की बहुतायत नहीं होती। अगर कंट्रोल सिस्टम, कुछ चीजें तो मनुष्य अपने हिसाब से बैलेंस कर लेता है, तो प्रदूषण में मैं अभी इकोलॉजी सिस्टम के बारे में बता रहा था कि इकोलॉजी जो सिस्टम है उसके तहत बैलेंस करती है प्रकृति, और बैलेंस से क्या होता है कि किसी चीज की अधिकता हो जाने पर उसको कम करती है प्रकृति। तो कुछ तो प्रकृति कम कर देती है, कुछ मनुष्य कम कर देता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये मौसम का जो परिवर्तन है, गर्मी आएंगी, सर्दियां आएंगी, बारिश आएगी, बसंत आएगा, ये सारे जो मौसम हैं इनमें कई सारे जीव पैदा होते हैं, कई बरसातों में पैदा होते हैं, दूसरी ऋतु आते ही खत्म। मच्छर हैं, मक्खियां हैं, ज्यादा होंगी गर्मियों में, जैसी गर्मियां जाएंगी खत्म हो जाएंगे। ओवरऑल कुछ प्रकृति ने बैलेंस कर दिए, कुछ मनुष्य है। आज इतना पशुधन है जो आवारा सड़कों पे घूम रहा है, जिसमें आप देखो कुत्ते हैं, अब पशु में ही है, ठीक है, गधे हैं, गाय हैं, ये सब पशुधन को पहले या इंसान सबको खा जाता। गोरखा तो हमारे यहां भी फोर्स आई इधर गोरखा की, वो हिंडौन के मोस्टली टोटल गोरखा टीम पूरे हिंडौन में आई, हिंडौन में से सारे कुत्ते ही खत्म हो गए, टोटल कुत्तों को ही खा गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये इकोलॉजी सिस्टम भी हमारे पर्यावरण को बैलेंस करता है, क्योंकि कोई चीज की अधिकता होने पर महामारी फैलने का डर रहता है, और महामारी फैलने से मनुष्य बीमार पड़ जाता है, इसलिए बैलेंस रखना होता है। तो इकोलॉजी सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के अंतर्गत ही हमें जो बैलेंस डाइट है वो प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। जैसे बसा के लिए आपको चिकनाई युक्त, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उन चीजों को खाने के लिए होता है। जैसे सरसों अधिक हो रही है, अब सरसों के लिए पर्यावरण अगर सही है, टाइम पे बारिश हो रही है, तो सरसों की मात्रा अधिक होगी, तेल और इनका अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होगा। क्योंकि आज अगर सस्ती रही तो ज्यादा लोग उसको काम में लेंगे, महंगी रही तो आम आदमी के अप्रोच से दूर हो जाएगी। तो फिर इसके बाद तो ये सारी चीजें पर्यावरण से रिलेटेड। अब हम लेके चलते हैं कि ये जो पर्यावरण है जिससे आम इंसान प्रभावित है, अर्थात उसकी पॉजिटिविटी यह है कि पर्यावरण अगर स्वच्छ है तो इंसान के अंदर अधिक से अधिक वो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। नहीं तो पर्यावरण में अगर गंदगी है, अशुद्धि है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज्यादा से ज्यादा लेगा, जिससे बीमार पड़ने का खतरा ज्यादा बना रहेगा। अब हम लेके चलते हैं प्रदूषण और पर्यावरण। जनसंख्या वृद्धि, आज अधिक जनसंख्या के बढ़ जाने से साधन हो गए सीमित, तो साधन सीमित हो जाएंगे और जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, गंदगी ज्यादा फैलेगी, किसी भी चीज को दोहन ज्यादा होगा। प्रदूषण में जैसे पेड़ है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो पेड़ कटेंगे ही कटेंगे, जहां बने वहां आदमी लोग रहने लगेंगे। जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो वन विभाग की लैंड थी, उनको काट काट के घर बनाया जा रहा है, वहां लोग रहने लग रहे हैं, रेजिडेंशियल। तो जब वन हट जाएंगे, पेड़ पौधे हट जाएंगे, तो हमारा जो चक्र है, जो
जैव मंडल है, जो बारिश होती है वो प्रभावित होगी। बारिश नहीं होगी तो हमारे लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी, खेती में, किसान के लिए, आम आदमी के लिए बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। पानी में, जमीन में कम हो जाएगा तो पीने की त्रासदी भी आ जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि अनियोजित विकास, कोई प्लानिंग से विकास का कोई नहीं है पैरामीटर, अंधाधुंध विकास हो रहा है। अंधाधुंध से तात्पर्य है कि जिस विकास के लिए एक पैरामीटर होता है, मानक होते हैं कि भाई इतने तादाद पर आप किसी चीज को बनाओगे तो उसमें से जो उसके अपशिष्ट निकलेंगे वो अदर इसका जो पानी है दूसरे खेतों में जाकर या नदी नालों में जाकर उसको प्रदूषित करेगा, जिसमें गाय भैंस भी पिएंगे, इंसान भी पीता है, और उससे सप्लाई करके किसान फसलों को सींच रहा है, सब्जियों को सींच रहा है, तो वो सारे केमिकल्स और वो जो हैं वो इंसान के अंदर पहुंच रहे हैं। तो अगर नियोजित विकास है, जैसे उदाहरण के तौर पे दिल्ली में परारी जो कहलाती है, जिसको हम सरसों की जो वो कहते हैं भुस्सी जो होती है, सरसों जिस फली में से निकलती है, उस फली का जो छिलका है उसको किसान जलाता है अपने खेतों में, हरियाणा साइड में। तो उसके जलाने से जो धुआं उठता है वो दिल्ली में इतना पोल्यूशन कर देता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। अब की बार दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का साइंटिफिक वो रसायन बनाया है जिसको छिड़कने के बाद वो वहीं डैमेज हो जाती है और ट्रैक्टर से उसको उसी में मिला दिया जाता है, राख ऑटोमेटिक बन जाएगी उस केमिकल से, धुआं नहीं निकलेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करा रही है किसानों को, जिससे कुछ पॉल्यूशन, क्योंकि इस मौसम में वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। आज कोरोना की दर सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही देखने मिल रही है, क्योंकि वहाँ कंजेस्टेड ज़्यादा है और उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा है, क्योंकि वहाँ कचरे के ढेर भी बहुत लगे हुए हैं। तो अनियोजित विकास, प्रगतिशीलता की होड़, डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप को फुल्ली डेवलप बनाने के लिए होड़ मचा रखी है। उत्तर कोरिया नाम सुना होगा आपने, काय के लिए फेमस है? उसका जो राष्ट्रपति है वो है किम जोंग। किम जोंग इतना हिटलर सा ही राजा है, वहां का सेनापति है और राष्ट्रपति है, वो इतने भयानक जो मिसाइलें हैं उनका प्रयोग कर रहा है। उनसे कितना प्रदूषण फैलेगा, कितना नुकसान होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अमेरिका को धमकी दे रहा है वो इनसे। तो ऐसे ही हर कोई ये सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे पास अत्याधुनिक हथियार हैं। अब वो उनसे जो गोले बरसते हैं, जो कितनी दूर तक उसकी धुआं और उसका जो गुब्बार है वो जाता है। तो प्रगतिशीलता की होड़, पेड़ पौधों का कटना, एटमी परीक्षण आदि से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। धरती का तापक्रम बढ़ गया है। भाई जमीन का तापक्रम बढ़ने का कारण है कि एक तो समय पर बारिश नहीं हो रही, और हो रही है तो कम हो रही है, इसलिए तापक्रम नीचे से बढ़ा हुआ है। अतः शारीरिक शिक्षा के तहत हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर ये प्रदूषण क्या कुप्रभाव डालते हैं, वह इनसे कैसे बचा सकता है, यह सीखा जाता है। अब है पर्यावरण असंतुलन के कारण पैदा होने वाले प्रदूषण। जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, यानी असंतुलित हो जाएगा, तो कुछ प्रदूषण पैदा होंगे। असंतुलन होने के साथ में ही प्रदूषण चालू हो जाते हैं। संतुलन में तो यह है कि हमें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, प्रॉपर मात्रा में नाइट्रोजन मिल रही है, प्रॉपर मात्रा में थोड़ी बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो हम सही है। अगर हमें ऑक्सीजन की कम मात्रा मिल रही है वायुमंडल में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इसके अंतर्गत हमने 5 प्रकार के प्रदूषण बनाए, पढ़ा होगा आपने पहले भी किसी छोटी कक्षाओं में। नंबर 1 वायु प्रदूषण। वायु में हवा के अंदर जो प्रदूषण होता है वह वायु प्रदूषण कहलाता है। सभी जीव श्वास लेते हैं और श्वास लेने में ऑक्सीजन गैस
को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लेकर ऑक्सीजन, लेकिन हरे पौधे जो हैं और सभी जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन हरे पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ है कि जीव के लिए ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है। यह उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अशुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वायु के अंदर ऑक्सीजन के अनुपात में कमी हमारे जीवन में संकट पैदा करती है। वायु में विभिन्न प्रकार के गैसों की अधिकता या अन्य पदार्थों की उपलब्धता वायु प्रदूषण के अंतर्गत आती। देखिए, इस वायुमंडल में अनेकों तरह की गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। लेकिन हमें ऑक्सीजन अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं उपलब्ध हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन खराब हो रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र में प्रॉब्लम आएगी, लंग्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसके बाद है जल प्रदूषण। जल में जब किसी प्रकार के खनिज पदार्थ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, गैसों की अधिकता से मिलने तथा अन्य मानव द्वारा विसर्जित पदार्थों के मिलने से जो प्रदूषण होता है वह जल प्रदूषण कहलाता है। यह जल मनुष्य के उपयोग करता है और पशुओं को भी इस जल की आवश्यकता। पानी के अंदर बड़े बड़े कल कारखानों से निकला हुआ जो पानी है वह अगर नदी नालों में या खेती की जमीनों पर अगर वह गिरता है तो वह उसको खराब करता है, उसके अंदर बीमारियों की जड़ फैलाता है। अतः जल को स्वच्छ रखने के लिए उसमें, जैसे आज जल मान लो नदी में मिल रहा है, तालाब में मिल रहा है, तो उसमें पशु भी पानी पी रहे हैं, इंसान भी उस जगह जल को काम में ले रहा है, तो उससे उनको बीमारियां हो रही हैं। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मीन्स आवाज से। इतनी तेज आवाज है जिनसे पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। वो आवाजें कई की हैं, विशेषकर कल कारखानों से निकलने वाली आवाज और तेज लाउडस्पीकर, बस, मोटरों का हॉर्न, ट्रक, बैंड बाजे, जहाज आदि द्वारा उत्पन्न ऐसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत हैं बड़े वाहन, छोटे वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, इनकी भी खूब धुआं भी निकलती है और आवाज भी बहुत होती है। उद्योग धंधों और मशीनों का शोर, मनोरंजन के साधन, सिनेमा, टेलीविजन, आज हर घर में एलईडी है, 50 वाट जो है वॉल्यूम वाले जो स्पीकर लगा के लोग सुन रहे हैं, बहुत ऐसा पिक्चर हॉल जैसा, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर, डेक और फटाके। फटाके दो तरह से नुकसान करते हैं। अभी पटाखों पे बैन लगा दिया था, ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली अधिकतर स्टेटों में बैन था। इसके पीछे दो कारण थे। विशेष कारण वो था कि पटाखों से निकलने वाली धुआं, उस धुएं को लेकर, क्योंकि कोरोना काल है, वो धुआं अगर मनुष्य के अंदर जाएगी तो वैसे ही लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा कोरोना से, तो इससे ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन इन पटाखों के शोर से ध्वनि प्रदूषण भी खूब होता है। चुनावों में माइक लगा के जीतेगा वही जीतेगा, खूब आवाज, चारों तरफ से माइक लगे रहते हैं। भंडारों में कैसा शोरगुल होता है। अब की बार तो भंडारे नहीं लगे, कोरोना काल में बंद हो गए। तो चाहे वो चुनाव प्रचार हो, चाहे धार्मिक कथा रामायण बच रही है, या सुबह सुबह जो अजान हो रही है, ममडन जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो वाला ध्वनि, ये सारी चीजें ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में ही आती हैं। हड़ताल, भीड़, नारे, मेले, नारे लगाना
हड़ताल में भी ऐसे नारे लगते हैं। इसके बाद भू प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, मृदा मीन्स जमीन का। मिट्टी में अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे लवण, गैस, जल, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। ये पदार्थ निश्चित मात्रा में होते हैं। इसमें असंतुलन या परिवर्तन से मृदा प्रदूषण हो जाता है, जो भू प्रदूषण कहलाता है। ये घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थों, औद्योगिक कचरों, कृषि के अपशिष्ट पदार्थों तथा मृत पशु पक्षियों आदि के कारण हो जाता है। यानी जो मृदा है उसके अंदर बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। अब वो बैलेंस होते हैं, लेकिन उसमें कई तरह का अपशिष्ट मिल जाए या फिर पशु पक्षियों के उनमें मृतों के खाल, चमड़ी, नाखून मिल जाए, तो वह डिस्टर्ब करता है, वह प्रदूषण पैदा कर देता है। इसके अलावा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी किरणें हैं वो जैसे मोबाइल से आज इतने जो ये टावर लग रहे हैं, इनसे जो किरणें निकल रही हैं, या आप एक्सरे कराते हैं उसमें से भी जो किरणें निकलती हैं, बहुत शरीर के लिए हानिकारक, ये भी प्रदूषण पैदा करती हैं। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण नाभिकीय विस्फोट से पैदा होता है, या कोई जैसे विस्फोट आप कर रहे हैं, परमाणु विस्फोट, उसमें थोरियम, यूरेनियम, कोबाल्ट जैसे पदार्थ वायु में मिल जाते हैं इससे, और नाभिकीय विकिरण से करोड़ों सूक्ष्म विषैले पदार्थ वायु में फैल जाते हैं। जो विस्फोट होते हैं, जो परमाणु विस्फोट हैं, ठीक है, उनसे जो धुआं निकलता है, उससे जो वायु है, जो गैसेज हैं, उनमें वह मिल जाते हैं छोटे कण, और वह सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो वनस्पतियों, जीवों को बुरी तरह प्रभावित कर। जल में नाभिकीय विस्फोट से जल को प्रदूषित मात्रा में बढ़ जाती है। इस प्रकार भूगर्भ में विस्फोट होने से भूकंप, सुनामी जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। अब है प्रदूषण के कुप्रभाव। कुप्रभाव से मतलब अगर ये प्रदूषण होगा तो मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। नंबर 1, तो वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। कल कारखाने, मोटर गाड़ियां आदि अपने दहन व अर्ध दहन में विभिन्न प्रकार के पदार्थों व गैसों का निष्कासन करते हैं। जब ये जैसे मोटरसाइकिल चल रही है, साइलेंसर में होकर धुआं निकल रहा है, तो ये चलने के बाद जो धुआं है वो कितना नुकसान हमें पहुंचा रहा है, इसका आप सोच भी नहीं सकते कि कितना नुकसानदेह है वो। तो नंबर है ना, वायु में अधिक सल्फर ऑक्साइड SO2 नमी में घुलनशील है, जो घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यह फेफड़ों को परेशान करती है, सबसे ज्यादा लंग्स पे असर करती है, जिससे छाती में जलन, गले में खराश, अन्य ऊतकों पर प्रभाव डालते हैं। यानी कई बार आपको गले में जो खराश रहती है, फेफड़ों में जो सांस लेने में दिक्कत आती है, वह कारण हो सकता है आपका SO2 आपके इर्द गिर्द ज्यादा है, आप उसको ज्यादा इस्तेमाल करें। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। ओजोन यानी O3 गैस से आंख के रोग, सीने में जलन, खांसी, ब्रोंकाइट जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 में इन्फ्लुएंजा, फेफड़ों के रोग, कैंसर, हृदय रोग, नेत्र रोग हो जाते हैं। सूक्ष्म कण सीसा यदि फेफड़ों में चला जाए तो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, गुर्दे की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हड्डियों का रोग, दंत रोग, फेफड़ों का कैंसर प्रमुख बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे? वायुमंडल के वायु प्रदूषण के कुप्रभाव से। हवा में जो गैसेज हैं उनके अधिक होने से इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। दांतों की हो गई, कैंसर हो गया, जलन, खांसी, आंखों में, ये सारी चीजें।
अब है जल प्रदूषण का प्रभाव। जल प्रदूषण क्या क्या चीजें परेशानी क्रिएट करता है और कैसे पैदा होता है। जब जल प्रदूषित हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश जल के निचले स्तर तक नहीं पहुंचता, जिससे उसमें रहने वाली मछलियां बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। मनुष्य भोजन के रूप में मछलियों का इस्तेमाल करता है, जिससे खाने से मनुष्य अनेक रोग हो जाते हैं। देखिए, मछलियों के पास तक अगर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती तो उनमें बीमारी हो जाती है और वे मछलियों को खाने से मनुष्य भी बीमार पड़ जाता है। कल कारखानों से निकले कचरे से जल में मिलने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सैकड़ों जीव जंतु मर जाते हैं और उनके मरने से जल में और भी अधिक प्रदूषण। भाई, जब अंदर जल के अंदर आपके अपशिष्ट बह के गए हैं कल कारखानों से, तो वो ऑक्सीजन को कम कर देते हैं और अपनी मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं। तब क्या होता है कि उसके अंदर, जल के अंदर जो कछुआ है, मछली है, मेंढक हैं, ये जो जानवर पानी के हैं, वो वही मर जाते हैं और उनके सड़ने से और उस पानी को फिर काम में लेने से बीमारियां हो जाती हैं। तो जल प्रदूषण भयंकर संक्रामक रोग पैदा कर देता है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, मस्तिष्क रोग आदि। जलीय प्रदूषण के फलस्वरूप भूमि में इस्तेमाल जल से मृदा प्रदूषण भी हो जाता है। इस मृदा प्रदूषण से मिट्टी में उत्पन्न चीजें एवं स्वयं मिट्टी से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उस पानी को अगर आप जमीन पे देंगे तो उस जमीन में भी कई सारी रोग पैदा हो जाएंगे, जिससे उन रोगों से उनको जमीन को भी नुकसान पहुंचेगा और उसमें पैदा हुई फसल को अगर काम में लेंगे तो इंसान को भी नुकसान पहुंचेगा। अब है ध्वनि प्रदूषण का जीवन पर कुप्रभाव। ध्वनि प्रदूषण से सुनने की शक्ति कम हो जाती है। ज्यादा पास में तेज आवाज होती रहे तो आदमी कई बार बहरा जैसा हो जाता है। अत्यधिक शोर में रहने वाले व्यक्ति को अनिद्रा रोग हो जाता है। हमेशा चारों तरफ शोर ही शोर में रहेगा वो, तो नींद आएगी नहीं, वह अनिद्रा रोग का शिकार हो जाएगा। अत्यधिक तीव्र ध्वनि तरंगे पाचन शक्ति को भी खराब करती हैं। गर्भावस्था के दौरान शोर रहने वाले स्त्रियों के बालक जन्मजात बहरे हो जाते हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर वह शोरगुल के, ज्यादा शोरगुल के नजदीक रहती हैं तो उनके बच्चे पैदा होते समय बहरे पैदा हो जाते हैं। अधिक शोर मस्तिष्कीय प्रणाली को अस्त व्यस्त कर देता है, दिमाग को भी वह अपसेट रखता है, ज्यादा शोरगुल। फिर है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास कर देता है, उपजाऊपने को खत्म कर देता है। काहे को? मिट्टी की को, क्योंकि मिट्टी के अंदर कई सारे जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, कार्बनिक जो तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनके नष्ट होने से क्या होता है कि मृदा के अंदर पौष्टिकता खत्म हो जाती है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भी मनुष्य के अंदर बहुत सारी बीमार, तभी तो आज जैविक खेती करवा रहे हैं जिनमें बिना रसायन के खेती होती है। मृदा प्रदूषण मनुष्य में अनेक बीमारियां उत्पन्न कर देता है। इसके बाद है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण मनुष्य तथा जीव जंतुओं में अपंगता के अनुपात को बढ़ाता है। विकलांग पैदा हो जाते हैं रेडियोधर्मी जो तरंगे हैं, जो चाहे वायु में हो चाहे आकाश में हो। इससे बच्चों की गर्भाशय में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। मनुष्य में आनुवांशिक गुणसूत्र परिवर्तित हो जाते हैं। रक्त कैंसर बढ़ जाता है, मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। इसके प्रभाव से वर्षों तक रहते हैं। अगली पीढ़ी में भी ये इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। यानी इतनी सारी बीमारियां इस प्रदूषण से हो जाती हैं। अब इनको दूर करने के उपाय के बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।